Assalamu alaikum. Dear students, I am your social studies teacher, Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be safe by the grace of Allah. While continuing the previous chapter, Atmosphere and Climatic Zone of Pakistan, now come to page number 78. ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अर्थ के सराउंडिंग्स ये जो कुछ लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर, तो ये लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बनाती हैं। देन आपने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर क्या होती है। ये लेयर मैंने इसीलिए पेंसिल से बनाई है क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने कुछ ट्रोपोस्फेयर के फीचर्स पढ़े कि यहाँ पर ही ये वेदर कंडीशन होती है, इसके अलावा बादल बनते हैं और जिस लेयर में हम जी रहे हैं वो लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 0 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल तक होती है। इसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में भी पढ़ लिया था। ये सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और इस लेयर में क्या है? ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। इसी लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मौसम या नहीं, ये बादल वगैरह या इस तरह के कोई भी चीज़ नहीं होती, रुकावट नहीं होती। इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है ना, इसमें एरोप्लेन फ्लाई करते हैं और इसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर दरअसल हमारे जो फर्स्ट लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर और जो लेयर जो बाउंड्री है ना अर्थ की बाउंड्री, उससे नीचे पाई जाती है। ये लेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है ना वो एग्जिट करती है। आज हमने ओजोन लेयर को इन डिटेल पढ़ना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी, और एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ओजोन लेयर बेसिकली होती क्या है, ये बनती कैसे है और अब ये डिस्ट्रॉय किस तरीके से हो रही है। ओके, कम टू डायग्राम। सो क्लास, जैसा आप ये देख सकते हो कि अच्छा, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, ठीक से इसको समझ लें। ये है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ से अराउंड 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल, 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल एक ये है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर जो है वो एग्जिट करती है। ओजोन लेयर को बाउंसिंग लेयर भी कहा जाता है। ये सारी आपकी ओजोन लेयर है जो कि आपकी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब जो हमारा सन है ना, सूरज, ये कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है पास आउट करता है, यानी कि कुछ रेस तो ऐसी हैं, ठीक है, जो कि अर्थ तक पहुंचना ज़रूरी है और जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये तो सन रेस वो तो हो गई जी, बेनिफिशियल रेज हो गई, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेस भी कहते हैं। अब कुछ रेडिएशंस या कुछ रेज, सूरज की कुछ शुआएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर वो अर्थ से टकरा जाएं तो अर्थ को तबाह कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसलिए तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये अल्लाह ताला ने एक शील्ड, इसको आप कह सकते हो, इस शील्ड का काम क्या होता है? बचाना। तो शील्ड के तरह की एक ये लेयर है जो अल्लाह ताला ने अर्थ के अराउंड बना दी। अब इस लेयर का काम क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज हैं, बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक हैं, ज़मीन को तबाह कर सकती हैं, वो रेज यहाँ तक आती हैं और ये जो ओजोन लेयर है ना, इनको ऐसे बाउंस बैक कर देती है, यानी इनको अर्थ तक नहीं आने देती। अब ये आप चेक कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो ये फॉर एग्जांपल एक रे है, एक शुआ है सूरज की जो कि ख़तरनाक है, जो कि हार्मफुल है। ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गई अभी, लेकिन इसने इसको अर्थ तक नहीं जाने दिया, बल्कि यहीं से इसको बाउंस बैक करके तो बैक कर दिया। इसलिए जो है ना ओजोन लेयर, इसको बाउंसिंग लेयर भी कहा जाता है। जो एक रे है ये चली गई ज़मीन तक पहुंच गई, लेकिन बाकी जो ये कुछ रेज वापस बाउंस बैक हो रही हैं, इनके बाउंस बैक होने की वजह ये है कि ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। अब क्लास, ये जो रेज यहाँ तक अर्थ तक जा भी रही है ना, ये भी ओजोन लेयर डायरेक्टली नहीं पहुँचा रही, बल्कि इनमें से भी जो कुछ अगर हार्मफुल पार्टिकल्स हैं या उनकी अगर बहुत तेज़ जो है मिकदार है,
तो जो ओजोन लेयर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और एब्जॉर्ब कर करके ये आगे अर्थ तक पहुंचा रही है ताकि ये नुकसान किसी किस्म का ना पहुंचा सकें। चले, अब ये तो हो गया, आपको पता चल गया ओजोन लेयर क्या होती है। अब ओजोन लेयर जो है ना ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो होता है O2, उसका फार्मूला होता है O2। जबकि जो पॉइजनस गैस है, ओजोन एक पॉइजनस गैस की तरह काम करती है, तो ओजोन का फार्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको पॉइजनस बना देते हैं। तो अब क्या है जी, ओजोन लेयर की मौजूदगी का इन्हिसार इसी पर है कि वो ऑक्सीजन O3 की जो एलिमेंट्स हैं ना उनके ऊपर ही इन्हिसार रखे और उन्हीं के ये जो है ना बनती है। लेकिन जो हमारे एसिड्स वगैरह में एक गैस यूज़ होती है जिसका नाम है नियोन गैस। नियोन गैस को CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी कहते हैं। ये गैस ओजोन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब ये गैस पाई कहाँ, आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आप जैसे ही कोई अपना फ्रीज़र चलें आप लोग खोलते हो, ठीक है, अचानक एक वो ठंडी सी हवा, ये ठंडी सी गैस आपके मुंह के तक आती है ना अचानक से। इसी तरीके से जिनके घर एसी हैं, अब एसी की जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो ठंडी गैस। तो वो जो गैस होती है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि एसी की गैस, एसी में से गैस भी निकल गई है या वो लीक हो गई है, तो अगेन आप लोग वो गैस भरवाते हो, तो वो यही वाली गैस होती है नियोन गैस, या उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ये जो गैस है ना, ये जैसे लीक होती है, ये हमारे परफ्यूम्स में भी यूज़ होती है। आप जब परफ्यूम लगाते हैं तो वो ठंडा ठंडा सा असर करता है। तो ये गैस काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। इसलिए नियोन गैस जैसे ही लीक हो जाए या रिलीज़ हो जाए हवा में, तो हवा में शामिल होने के बाद ये डायरेक्ट जाती है अर्थ से ओजोन लेयर तक। चूँकि ओजोन एक शील्ड है, जब अर्थ से कोई भी गैसेस वगैरह बाहर जाएंगी तो वो भी इस शील्ड से टकराएंगी, जब बाहर से अंदर आएंगी तो भी इस शील्ड से टकराएंगी। तो जब वो ओजोन लेयर तक जाती है तो वो 100 O3 मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह मुतासिर करके क्या कर देती है, उनको O3 से O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो क्या होता है, जहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बन गए तो मतलब वो तो वहाँ से उड़ गए, तो वहाँ पर एक होल बन जाता है, या वहाँ से ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इसी तरह से हम लोग अपनी कुछ प्रोडक्ट्स और इस एक नियोन गैस की बदौलत अपनी ओजोन लेयर जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी अर्थ की, उसको मुसलसल तबाह कर रहे हैं। अच्छा क्लास, अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा? ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाती है तो अर्थ के जो अराउंड एक शील्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जाहिर है। तो क्या होगा, अर्थ की जो ये जो सन की बुरी रेज है ना, ये जो हार्मफुल रेज आ रही हैं जो कि इसकी वजह से बाउंस बैक हो रही हैं, वो जाहिर है जब शील्ड ही नहीं रहेगी तो वो सीधी अर्थ के साथ टकराएंगी। सबसे पहले ये प्लांट्स को ख़त्म कर देंगी क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है। लेकिन अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है डायरेक्ट टकराएंगी अर्थ के साथ, तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थ तबाह हो जाएगी। इंसान घरों से बाहर निकलने से कासिर हो जाएंगे, नहीं निकल सकेंगे क्योंकि ये रेज उनको भी जला के रख देंगी। इतनी ज़्यादा ये जो है ख़तरनाक रेज हैं। तो इसलिए हमें अपनी उन चीज़ों को जिनमें ये नियोन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज़ होती है, उनको, उन प्रोडक्ट्स को हमें ख़त्म कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। इस गैस की जगह कोई और गैस या कोई और चीज़ को यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। ये आपका ओजोन लेयर को अब समझा दिया है मैंने इस डायग्राम के थ्रू। अब आप अपनी बुक पे देखिए कि ओजोन लेयर की क्या डेफिनेशन आपको दी गई है। अच्छा क्लास, बुक पे आपको ये मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये एक पॉइजनस गैस है, O3 ऑक्सीजन एटम्स है इसमें, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। और ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव शील्ड है। और थर्ड पॉइंट इज ये प्रिवेंट करती है किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से। हमारी अर्थ को ये प्रोटेक्ट कर रही है, ये एक शील्ड है। नाउ कम टू द बुक। तो आपको यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि ये जो कितने एटम से मिलकर बन रही है, ओजोन लेयर फॉर्म्ड व्हेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड। जब 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड होते हैं तो ओजोन लेयर बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या है, O2 है।
इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शील्ड है अर्थ के लिए, और अल्ट्रा वायलेट रेज को जो कि सन की तरफ से आ रही हैं अर्थ सरफेस से टकराने से रोकती है। और जो ये लेयर है कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट लेयर है आपकी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बारे में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि ये एज सच कोई इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है, ये देखें, ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की विड्थ कितनी है? 30 किलोमीटर, और ये कितना है? 50 to 80 किलोमीटर ये लेंथ आती है इस लेयर की। इस लेयर का काम बस जस्ट कितना क्या होता है? ये जो मीटरोइड्स होते हैं, मीटरोइड्स क्या होते हैं? एक स्पेस में तैरने वाली कुछ चीज़ें, यानी कि स्पेस में हर लम्हा बलम्हा कुछ चेंजिंग आती रहती हैं। तो जो ये जो होते हैं ना मेट्रोइड्स बन जाते हैं, यानी कि कोई छोटा सा मादा बन जाता है लाइक अर्थ, जो कि अर्थ से टकरा सकता है। तो वो उस मादे को, ये जो मेसोस्फेयर है ना, ये मेसोस्फेयर लेयर उस मादे को बर्न कर देती है, जला के रख देती है। जब वो जल जाता है तो जाहिर है वो भस्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो अर्थ तक नहीं पहुंच सकता। और यही लेयर, ये जो मेसोस्फेयर है, ये सिर्फ इन में जो मेट्रोइड्स होते हैं ना, इनको बर्न करने का या इनको ख़त्म करने का काम करती है। द लास्ट लेयर इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लेयर बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट लेयर है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो इसकी हाइट आप देखिए तो 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ ये जो 80 किलोमीटर अबव है, 50 to 80 जो है ये मेसोस्फेयर है। अब मेसोस्फेयर से अबव 80 लेवल से अबव 80 किलोमीटर जो इसकी जो है ना लेंथ से अबव, ये जो बाकी जहाँ तक भी एयर के कोई पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक जो है ना थर्मोस्फेयर की एग्जिस्टेंस है। थर्मोस्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इस आइनोस्फेयर और दूसरा है जी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आइनोस्फेयर इम्पोर्टेंट है। आइनोस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है। ये लेयर ऐसी लेयर है, ये भी बाउंसिंग लेयर होती है। अब ये किस चीज़ को बाउंस कर रही है? ये रेडियो वेव्स को बाउंस कर रही है, यानी कि अर्थ के एक पार्ट से अगर कोई रेडियो वेव आ रही है तो ये इस लेयर से टकराएगी, यानी कि खलाम, ये जो ऊपर है ना सारा खला है, स्पेस है, तो वो स्पेस तक नहीं जा पाएगी, बल्कि वो वहाँ से नीचे आ जाएगी अगेन इसके दूसरे पार्ट से, इसके यानी कि यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से बाउंस बैक हो जाएगी। तो दूर दराज इलाकों तक अपने सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स यानी कि पहुँचाने के लिए ये आइनोस्फेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसको आइनोस्फेयर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आइंस पाए जाते हैं, इसके नाम से ज़ाहिर है ना आइंस। तो आइनोस्फेयर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हासिल है क्योंकि इसमें जो है ये रेडियो वेव्स को बाउंस बैक करती है टू द अर्थ। तो अब ये यहाँ पे थर्मोस्फेयर का थोड़ा सा आप पहले देख लें। तो ये इसकी जो लिमिट है ना वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है ना थ्रू आउट द स्पेस थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक रहता है। जहाँ तक एयर्स के थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी हैं वहाँ तक ये लेयर मौजूद है। तो अभी इसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर तक इसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, इसको अब जी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? जो मैंने आपको अभी बताए। नंबर 1 इज़ आइनोस्फेयर एंड नंबर 2 इज़ एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर की जो लेंथ स्टार्ट होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर्स तक है अबव द सी लेवल, और मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से इसका जो साइज़ है ना ये शुरू होता है और 550 किलोमीटर्स तक रहता है। अब ये इसकी जो सबसे बड़ा काम क्या है, मेजर काम क्या है, वो यही है कि इसमें जो मौजूद आइंस होते हैं, आइंस पार्टिकल जो कि आइनोस्फेयर्स में मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ना जो कि स्पेस में भेजी जाती हैं, उनको दूर दराज इलाकों में दोबारा स्पेस में बाउंस बैक कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे एक टावर है, एक टावर यहाँ है, इस टावर के ज़रिए रेडियो के सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं स्पेस में और यहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक होकर दूसरे टावर तक जा रहे हैं।
अगर आइनोस्फेयर ना हो तो हमें बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सैटेलाइट्स लगानी पड़ेंगी, जो वन बाय वन जो है सिग्नल ऊपर तक लेके जाके देन वो अगेन उसको वापस भेजेंगी। तो इसलिए ये लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि ये बिना किसी सैटेलाइट के, किसी भी प्रोडक्ट के बगैर ये इसके अंदर अपने इतने आइंस मौजूद होते हैं कि ये वहाँ से उनको लेयर को बाउंस बैक करके अर्थ की तरफ भेज देती हैं। और लास्ट वन है आपकी जी एक्सोस्फीयर, लास्ट पार्ट है ये थर्मोस्फेयर का। तो ये जो है ना 550 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यानी कि जहाँ पर आइनोस्फेयर ख़त्म होती है ना उससे अबव, यानी 550 किलोमीटर से अबव जितने जहाँ तक भी आपकी एयर पार्टिकल्स होंगे ना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक, वहाँ तक एक्सोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर ये लाइट्स सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। सैटेलाइट्स जो है 24 आवर्स यहाँ पे काम करती हैं और क्या काम देती हैं, वेदर कंडीशन को पता लगाने का काम देती हैं। जो आपको पता चलता है ना कि 2 दिनों बाद बारिश होगी और ये वो, तो ये सारी जो वेदर कंडीशंस है ना ये तमाम की तमाम एक्सोस्फेयर में मौजूद सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलती हैं। और ये वो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसके बाद थ्रू आउट स्पेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना स्पेस में कोई एयर पार्टिकल मौजूद नहीं होते, कोई एयर एग्जिस्ट नहीं करती एक्सोस्फेयर स्पेस में। तो स्पेस बाकायदा एक्सोस्फेयर के पास शुरू हो जाता है और एक्सोस्फेयर वहाँ तक रहती है ये लेयर जहाँ तक एयर का कोई एक छोटा सा पार्टिकल भी मौजूद होता है। सो ये क्लास आपकी 4 लेयर्स थी जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई हैं। अगर अभी इनमें से कोई भी पॉइंट रह गया है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लाइमेट, अच्छा अब क्लाइमेट क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ फ़िलहाल, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको इन डिटेल बताऊँगी। क्लाइमेट जो है ना वो एक ऐसा वेदर भी मौसम को ही कहते हैं, क्लाइमेट भी मौसम को ही कहते हैं, लेकिन वेदर जो है ना डे टू डे चेंज होता है। क्लाइमेट का क्या फीचर है कि ये डे टू डे चेंज नहीं होता, ये एक एरिया का कंटिन्यूसली चलने वाला, एक लंबे अरसे तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला एक वेदर कंडीशन है। यानी अगर कोई हिली एरियाज़ है ना तो वहाँ पे क्या होगी पता है सबको, सर्दी होगी। अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ मौसम जो है वार्म रहेगा, मतलब इतना नॉर्मल रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जहाँ पे समुंदर होगा वहाँ पे ज़्यादातर क्या होगी, गर्मी, सहराओं में गर्मी। तो ये क्या है उस जगह का क्लाइमेट है। अगर आप किसी हिली एरिया चले जाओ तो कभी वहाँ ऐसा हो सकता है, ये सवात, नारान, कगान ये सब है ना माउंटेनियस हिली एरियाज़ हैं, तो यहाँ आप चले जाएं अगर, तो क्या यहाँ पे गर्मी होती है? नो। यहाँ अगर सख्त गर्मियों में भी चले जाओ तो भी सर्दी लग रही है होती है। तो ये क्या है उस इलाके का क्लाइमेट है, नॉट वेदर, बल्कि ये क्या है उसका क्लाइमेट है। अब ये हर एरिया का अपना एक अलग क्लाइमेट होता है, अलग एक जो है ना, और पूरी दुनिया को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जोन कहते हैं एरियाज़ को, इलाकों को। तो क्लाइमेटिक जोन जो है ना डिफरेंट होते हैं। आप पाकिस्तान को भी डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हाईली माउंटेन्स भी हैं और कोस्टल एरियाज़ भी हैं। माउंटेन्स का एटमॉस्फेयर अलग होगा, कोस्टल एरियाज़ का अलग होगा, डेजर्ट एरियाज़ का अलग क्लाइमेट होगा। तो ये जो क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। और अभी के लिए आपको ये बात क्लियरली डिफाइन कर रही हूँ कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, कि वेदर डे टू डे चेंज होता है, क्लाइमेट एक एरिया का परमानेंट वेदर है, यानी कि वहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ना जो रहता है उस वेदर को क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट की यही एक डेफिनेशन है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यानी अगर आपको कोई बताया जाए, अगर आपको बोला जाए कि जो सिंध है फॉर एग्जांपल, अब वहाँ समुंदर है तो आपको पता चल जाएगा वहाँ ज़्यादातर क्या होगी, गर्मी। अगर सहरा की बात की जाए वहाँ पे भी क्या होगी, गर्मी। अगर लेकिन उसके बरक्स अगर मरी की या सवात, नरान, कगान इन इलाकों की बात की जाए, आपको पता है ना हिली एरियाज़ हैं, तो आपने फ़ौरन बताना है जी वहाँ तो सर्दी होगी। तो वो जो सर्दी है ना वो वहाँ का क्या है, क्लाइमेट है। ओके क्लास, ये आज आपका लेक्चर था। और अब आए एक्सरसाइज पर, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ओजोन लेयर, वेयर डज इट लाई इन द एटमॉस्फेयर।
तो वो कहाँ लाई कर रही है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में लाई करती है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसका ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? ये शील्ड है हमारी अर्थ के लिए और हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। कहाँ, किस चीज़ों से? अल्ट्रा वायलेट रेज से, यूवी रेज से, यानी कि जो सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो रेज हैं उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अभी ये 2 टाइप्स ऑफ थर्मोस्फेयर आपने बतानी है। तो थर्मोस्फेयर की 2 टाइप्स कौन सी थी? एक आइनोस्फेयर और दूसरी एक्सोस्फेयर। तो उन दोनों को आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में अभी अभी मैंने आपको यही बताया कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहने वाला वेदर है, जो कि आपका डे टू डे चेंज नहीं होता बल्कि लॉन्ग पीरियड तक रहता है। तो ये आपने क्लाइमेट की जो डेफिनेशन है उसमें आपने यहाँ पे पुट करके अब आपने ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें आपने मैच करना है दोनों ये कॉलम ए को कॉलम बी से, जिस तरीके से क्लास में मैच करते थे यहाँ पे आपने नंबरिंग भी लगानी है। तो नंबर 1 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में 78% मौजूद होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अच्छा सबसे लोवेस्ट एयर जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई इन द, कमर्शियल प्लेन्स जो होते हैं वो किस जगह पे फ्लाई, कौन सी लेयर पे फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम, मेसोस्फेयर कितनी मतलब उसकी जो एक्सटेंशन या उसकी जो लेंथ स्टार्ट होती है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही होती है उसकी? 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, और फिर 80 किलोमीटर अब आगे से थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ द थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर क्या होता है थर्मोस्फेयर का? तो ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाईलैंड क्लाइमेट, हाईलैंड का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान, अराइड क्लाइमेट जोन साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान। अब ये आपका पार्ट सी देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ इज इन्वेलप्ड बाय अ वास्ट ओशन ऑफ डैश। जो अर्थ है ना वो एक जो है बहुत वास्ट कहते हैं वसी को, तो वो किस चीज़ में बंद होती है? एयर में। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू डैश लेयर्स। तो एटमोसफेयर को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है? 4 लेयर्स में। 90% ऑफ द वाटर वेपर एग्जिट्स इन द, 90% ऑफ वाटर यानी कि वाटर वेपर्स जो 90% वाटर वेपर है वो कौन सी लेयर में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्रोपोस्फेयर में। यानी यहाँ जहाँ पर बादल बनते हैं बारिश का और वेदर का सारा सिस्टम जिस लेयर में है वो है ट्रोपोस्फेयर, इसलिए 90% ऑफ वाटर ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। एट द पोल द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज बिटवीन, जो पोल से जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है ना वो कितनी है? 6 to 8 किलोमीटर। कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई इन, तो कमर्शियल प्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ हैज़ डैश एटम्स। तो हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं उसके कितने एटम्स होते हैं? O2। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि O2 ऑक्सीजन एटम हम यूज़ करते हैं और जो है O3 एटम ऑक्सीजन ओजोन लेयर बनाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज आर डैश फॉर द लिविंग थिंग्स। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्या हैं? हार्मफुल हैं। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। द मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ। मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को किस चीज़ से? मेटेरियोर से। द साइज ऑफ द आइनोस्फेयर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ, जो साइज है ना आइनोस्फेयर का जो साइज है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पर। आइंस ब्लॉक द डैश फ्रॉम गोइंग आउट इन द स्पेस। जो आइंस हैं वो किस चीज़ को ब्लॉक करके बाउंस बैक कर देते हैं, स्पेस में नहीं जाने देते? AM रेडियो वेव्स को। द अपर थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड, जो अपर है ना थर्मोस्फेयर की जो अपर जो सेकेंड लेयर है उसको क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर। द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंडस्केप लीड्स टू अ वैरायटी ऑफ डैश क्लाइमेट्स।
सो क्लास ये आज आपके जो पार्ट बी एंड पार्ट सी भी कवर अप हो गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनको आपने बुक पर ही फिल करना होगा। ओके क्लास, आज का लेक्चर यही था। अब बाकी जो नेक्स्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।